हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। 5 दिसंबर को जो पहला शिफ्ट हुआ था 2025 में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का, इसमें पूछे गए साइंस के 25 प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अब तक इस सीरीज में जितने भी वीडियोज आए हैं उन सारे का PDF ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। आप जाना इस वाले सेक्शन में, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, आपको सारी PDF यहीं पर दिखेंगे। ठीक है, ऐप का डाउनलोडिंग लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आइए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। विकल्पों में 4 अलग अलग विलयनों का pH मान दिया गया है, इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा। आप देखो 4 है, 2 है, 6 है, 11 है, तो 6, 2, 4 इन सारे का pH मान 7 से कम है ना। 7 से कम है यानी ये सारे के सारे अम्लीय विलयन है। एक ही है जो क्षारीय विलयन है, तो वैसे भी आपको समझ में आ जाता कि जो इसका उत्तर है वो A है ना, क्योंकि ये विषम है। 11 pH मान 7 से ज़्यादा है, तो याद ऐसे रखना है BAR बार है ना। इस B से ब्लू, इस R से रेड और इस A से एसिड। तो नीला लिटमस लाल हो जाता है अम्ल की उपस्थिति में। इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, लाल लिटमस नीला हो जाता है क्षारक की उपस्थिति में। तो यहां है लाल लिटमस को नीला कर देगा। लाल को नीला कर देगा कौन, बेस है ना, बेस या बेसिक सॉल्यूशन बोल दो। तो इसमें जो बेसिक सॉल्यूशन है वो A है। जो बेसिक सॉल्यूशन होगा उसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा, तो A ऑप्शन में हमें 11 दिख रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है यानी U हमारा 0 हो जाएगा, और फिर 20 सेकंड में उसकी चाल ये हो जाती है, यानी V का मान जो है 72 किलोमीटर पर आवर है। 5/18 से गुना करेंगे 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना। किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमें त्वरण चाहिए, वो भी SI मात्रक में। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका SI मात्रक होता है, ये चाहिए। और यहाँ से यहाँ आने में समय कितना लगा, समय लगा 20 सेकंड का। आपको बताना है कि त्वरण कितना होगा। वेग में परिवर्तन हो गया है तो त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण बताइए। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टे में समय। वेग बाद में हो गया, अंतिम वेग 20 है, प्रारंभिक वेग 0 है, समय कितना लगा 20, है ना। तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आंसर C हो जाएगा। 20 सेकंड में वेग में परिवर्तन 20 मीटर पर सेकंड हुआ है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के उस संबंध को क्या कहा जाता है जिन्हें शाखन रेखाओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है। फूड चेन के उस रिलेशन को क्या कहा जाता है जिन्हें ब्रांचिंग लाइंस की एक सीरीज के रूप में दर्शाया जा सकता है। यहां देखो आपको 3 अलग अलग फूड चेन दिखाए गए इस वाले डायग्राम में। एक फूड चेन है जो कि वन में है, दूसरा घास के मैदान में, और तीसरा तालाब में है। जैसे घास के मैदान में जो फूड चेन है वो बता रहा है कि देखो ये प्लांट है, इसको टिड्डा ने खाया, टिड्डा को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को इस वल्चर ने खा लिया, गिद्ध ने खा लिया। लेकिन जरूरी नहीं है कि घास के मैदान में इस प्लांट को ये टिड्डा ही खाएगा, कोई दूसरा जानवर भी खा सकता है। जरूरी नहीं है कि इस टिड्डा को ये मेढक खाएगा, कोई दूसरा जानवर भी आकर के खा सकता है इस मेढक को। जरूरी नहीं है इस मेढक को ये सांप खाएगा, कोई दूसरा जानवर भी मेढक को आकर के खा सकता है। और जरूरी नहीं है कि सांप को ये गिद्ध खाएगा, कोई दूसरा भी आकर के खा सकता है। जैसे सांप है, देखो सांप को इस गिद्ध ने खाया, लेकिन मोर भी जो है सांप को खा सकता है। ठीक है, और इस प्लांट को भी मोर खा सकता है। यहाँ देखो यहाँ पर एक प्लांट दिखाया गया है, इसको ये मोर खा रहा है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि नेचर में ना ये अलग अलग फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेचर में ये अलग अलग फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। नेचर में क्या है कि एक साथ कई सारे फूड चेन आपस में लिंक्ड होते हैं। नेचर में क्या एग्जिस्ट करते हैं, फूड चेन नहीं, फूड वेब एग्जिस्ट करते हैं, है ना। आहार श्रृंखला नहीं,
आहार जाल एग्जिस्ट जो है, प्रैक्टिकल लाइफ में आहार जाल एग्जिस्ट करता है जिसमें कई सारे फूड चैन्स होते हैं जो आपस में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर फूड वेब हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिससे वह बल की दिशा में 5 मीटर गति करता है, किया गया कार्य डैश है। देखो कहा गया है कि बल लगाया जा रहा है 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, और बल की दिशा में ही विस्थापन आपको दिया गया है कि 5 मीटर का है। तो जब बल और विस्थापन एक समान हो जाए, जब बल और विस्थापन एक समान हो जाए तो कार्य बराबर क्या हो जाता है, बल गुने में विस्थापन। जब बल और विस्थापन एक दिशा में हो तब ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कार्य बराबर हो जाएगा, बल का मान 10 न्यूटन है, विस्थापन का मान 5 मीटर है, तो ये 50 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? नहीं है, गोल्जी बॉडी है ना, गोल्जी बॉडी जिसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने की थी। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, ये लिपिड बनाती है, प्रोटीन बनाती है। उन लिपिड और प्रोटीन को मॉडिफाई करने का काम गोल्जी उपकरण का है, उसको स्टोर करने का काम गोल्जी उपकरण का है, स्टोर करके उसको पैक करने का काम गोल्जी उपकरण का है। फिर इस पैकेट को भेज दिया जाएगा, है ना, भेज दिया जाएगा कोशिका के ही अलग अलग स्थानों पर जहां जरूरी है या फिर कोशिका के बाहर भी। तो इसका परिवहन किया जाएगा, है ना, इसका परिवहन किया जाएगा कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों में या फिर कोशिका के बाहर भी, है ना। और इसके सिक्रीशन में गोल्जी उपकरण का रोल होता है। तो ये सही है और ये सही है। लाइसोसोम की अगर हम बात करते हैं तो लाइसोसोम के अंदर बहुत ही पावरफुल जो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को बनाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। एंजाइम्स मेनली प्रोटीन होते हैं, फिर उसको पैक करने का काम गोल्जी उपकरण का ही होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। यह कोशिका से पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है। ये आप बोल सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन का काम है, कोशिका झिल्ली का काम है, ना कि गोल्जी उपकरण का काम है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस मुख्यतः डैश सहायता करता है। जो अभिनेत्र लेंस है उसकी खासियत है कि वस्तु दूरी के हिसाब से अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर देता है, जिसे पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है, समंजन क्षमता कहा जाता है। तो फोकस दूरी का सूक्ष्म समायोजन प्रदान करने में बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सिलियरी मसल की मदद से। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने में जो है प्यूपिल का रोल होता है ना। या तो प्यूपिल आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा लिख करके आइरिस आ जाएगा, है ना, पुतली या फिर परितारिका। पुतली के साइज को कंट्रोल करने का काम जो है ये परितारिका करती है, ठीक। और पुतली के साइज से जो है ये डिसाइड होता है कि आंख में जो है कितनी प्रकाश की मात्रा जाने वाली है। मस्तिष्क को सिग्नल भेजने में, हमारे आंखों से मस्तिष्क को सिग्नल भेजने में जो है ऑप्टिक नर्व का रोल होता है। ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, है ना, दृष्टि तंत्रिकाएं बोल सकते हो आप। वस्तु का रंग का पता लगाने में जो रेटिना है, हमारे आंखों में जो रेटिना है, इन रेटिना में जो है एक प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें कहा जाता है कोन सेल्स, है ना, यानी कि शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं, इसका काम होता है कलर को सेंस करना। लेकिन इसके लिए क्या है कि रोशनी चाहिए, रोशनी में जो है ये एक्टिवेट हो जाती है। अगर मान लीजिए कि रोशनी है आसपास में तो ये कलर को सेंस जो है करवाती है। कौन सेल्स, हमारे रेटिना की ये सेल्स होती है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम ऊतक का घटक नहीं है? देखो जाइलम के भी 4 घटक होते हैं, फ्लोएम के भी 4 घटक होते हैं। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। जाइलम के 4 घटक कौन कौन से होते हैं? यहाँ देखो ट्रैकीड्स, यहाँ देखो ट्रैकीड, ये जाइलम टिश्यू को दिखाया गया है। इनमें 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। ट्रैकीड, है ना, उसके बाद देखो वेसल, ठीक, उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, लाइन से भी तो लिख सकता हूं ना।
ये जाइलम फाइबर, दूसरा ट्रैकीड, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा वेसल। ये 4 प्रकार की जो है कोशिकाएं होती है, फिर 4 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम टिश्यू के। ऐसे ही फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 घटक होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा है ना, सीव ट्यूब, उसके बाद कंपेनियन सेल्स, सहचर कोशिकाएं है ना, कंपेनियन सेल्स यानी कि सहचर कोशिकाएं, सीव ट्यूब चालिनी नलिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा यानी कि फ्लोएम पैरेन्काइमा है ना, फ्लोएम मृदु तक आप बोल सकते हो, और आप बोलोगे क्या, फ्लोएम फाइबर्स है ना, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम रेशे। आंसर सी हो जाएगा। ये चारों कंपोनेंट्स के नाम आप याद रखिएगा, फ्लोएम के भी और जाइलम के भी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया और प्रतिक्रिया बल का उदाहरण नहीं है? क्रिया और प्रतिक्रिया बल के बारे में हमें पता चला न्यूटन की गति के तीसरे नियम से। क्रिया और प्रतिक्रिया बल आपस में परिमाण में बराबर होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं और अलग अलग वस्तु पर ये कार्य करते हैं। पैर जमीन को पीछे की ओर धकेलता है और जमीन पैर को आगे की ओर धकेलता है। पैर के द्वारा जो है जमीन पर बल लगाया जाता है, बदले में जमीन जो है पैर पर बल लगाती है विपरीत दिशा में। तो 2 अलग अलग बल लगाना, एक जमीन पर और एक पैर पर, विपरीत दिशा में और समान परिमाण का, ये सही है। इसमें से आप किसी एक को एक्शन बोल दो, क्रिया बोल दो, दूसरे को आप प्रतिक्रिया बोल दो। जब बस अचानक रुकती है तो लोग आगे की ओर गिर जाते हैं। ये न्यूटन की गति के पहले नियम पर आधारित है। जड़त्व के नियम के कारण ऐसा होता है ना। जो लोग आगे की ओर गिर जाते हैं वो क्यों गिर जाते हैं? गति के जड़त्व के कारण। तो जड़त्व के नियम पर ये आधारित है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्रिया प्रतिक्रिया बल का उदाहरण नहीं है। नीचे की ओर उत्सर्जित गैसों के कारण ऊपर की ओर बढ़ता एक रॉकेट का इंजन जो है नीचे की ओर गैस को फेंकता है, फोर्स लगाता है, बदले में गैस जो है इंजन के ऊपर फोर्स लगाती है, रॉकेट ऊपर की ओर बढ़ता है आगे। सही है। तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तो तैराक पानी पर बल लगाता है, पानी तैराक पर बल लगाता है। सही है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पौधों के लिए बीज प्रसार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह है ना, जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए सीड डिस्पर्सल है ना, सीड डिस्पर्सल जो है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, सोच कर देखिए, एक एरिया है ना, एक एरिया है, यहाँ पर एक प्लांट है, यहाँ पर एक प्लांट है, और इनके सारे सीड्स जो है इसी वाले एरिया में है, एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर है। तो क्या होगा? ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, काफ़ी भीड़ हो जाएगा और कंपटीशन बढ़ जाएगा। लाइट को लेकर के जो पोषक तत्व है इस एरिया में उसको लेकर के ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा और इससे प्लांट्स सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मान लीजिए कि इस एरिया में क्या हुआ कि कुछ ज़्यादा ही गर्मी जो है वो आ गई है ना, इस एरिया में कुछ ज़्यादा गर्मी आ गई या फिर यहाँ की मिट्टी जो है वो ख़राब हो गई, तो एक साथ इस प्लांट्स के जितने भी सीड्स हैं वो सब मरेंगे, जो भी प्लांट्स हैं वो सब के सब मरेंगे। ठीक, लेकिन मान लीजिए जो भी सीड्स हैं इनका हो गया डिस्पर्शन, ये सीड्स जो है अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में चले गए, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, अलग अलग क्षेत्रों में चले गए, अलग अलग क्षेत्रों में चले गए। ये कैसे भी जा सकते हैं, जंतु से, कीटों से है ना, मनुष्यों से, पानी से, हवा से, कैसे भी ये पहुंच सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं। तो इससे क्या होगा? ओवर क्राउडिंग नहीं होगा है ना, ओवर क्राउडिंग नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा है ना। यहाँ कुछ सीड्स आकर गिरेंगे तो यहाँ पर कुछ प्लांट्स उगेंगे, यहाँ की मिट्टी में जो भी पोषक तत्व है सब आसानी से मिलेगा है ना, यहाँ को अलग मिलेगा, यहाँ को अलग मिलेगा, मतलब भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होंगे, सनलाइट्स मिलेंगे। उसके बाद मान लो एक रीजन में वो सीड अगर खराब भी हो जाता है तो दूसरे रीजन में बचने की संभावना रहेगी, तो उत्तरजीवता बढ़ जाएगी, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अति संकुलता यानी कि वही ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन इसको रोकता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसीलिए जो है सीड डिस्पर्सल जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कास्ट लुगदी वुड पल्प के प्रक्रमण के लिए यानी कि प्रोसेसेस के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है ना? वुड पल्प, देखो जो वुड है, जो लकड़ी है यानी कि जो प्लांट है, इसमें ना सेलुलोज होता है, इसमें सेलुलोज होता है और इसी सेलुलोज से ना कागज बनाया जाता है, इसी सेलुलोज से कागज बनाया जाता है। और ये जो वुड पल्प है यहां से सेलुलोज को निकालने में इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। राइट,
जो वुड है, यहां से सेलुलोज जो फाइबर्स होते हैं, है ना, सेलुलोज जो फाइबर्स होते हैं इसको निकाला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से, और फिर इस सेलुलोज फाइबर से जो है पेपर को तैयार किया जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल होता है। ये जो सेलुलोज फाइबर है इसको रंगहीन बनाने में, इसका रंग उतारने में, इसको ब्लीच करने में, है ना, इसके व्यंजन में जो है ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। द्रव्यमान संख्या चाहिए, तो द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या 11 है, न्यूट्रॉन की संख्या 12 है ना। 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, ये हो जाएगा 23। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन कार्बन की विविधता युक्ति प्रकृति से संबंधित नहीं है ना, जो कार्बन के पास एक वर्सेटाइल नेचर है उससे रिलेटेड नहीं है। तो कार्बन जो है काफी वर्सेटाइल नेचर है ना, जल्दी ही दोस्ती कर लेता है किसी दूसरे प्रकार के परमाणु के साथ। इसके पीछे कारण जो है आपको रट गया होगा, एक तो श्रृंखलन है, उसको टेट्रावैलेंसी है, साथ में काबिलियत है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब बना सकता है ना। और ये सारे बॉन्ड जो बनाते हैं कार्बन, ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, सह संयोजक बंध होते हैं, ना कि आयनिक बंध। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के अपरूपों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? अब कार्बन के आप जानते हो कि हीरा अपने आप में अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप जो मुख्य अपरूप है वो है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। चाहे हीरा हो, चाहे ग्रेफाइट हो, चाहे फ्लोरीन हो, सारे में क्या है, केवल कार्बन परमाणु है ना, केवल कार्बन परमाणु है, केवल कार्बन एटम से, ऐसा नहीं कि दूसरे प्रकार के परमाणु हैं इसमें। तो जो अपरूप होते हैं वो एक ही तत्व के अलग अलग रूप होते हैं, एक ही तत्व के अलग अलग रूप होते हैं, केवल उनके जो एटम्स होते हैं, एक तत्व में लाखों करोड़ की संख्या में एटम्स होते हैं, है ना, लाखों करोड़ की संख्या में एटम्स होते हैं। वो जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से अरेंज हो जाते हैं, जिसके कारण अलग अलग प्रकार के रूप जो है वो देखने को मिलते हैं। उसी को उस तत्व का अपरूप कहा जाता है ना। जैसे कार्बन का अपरूप है फ्लोरीन, वो कुछ ऐसे अरेंज है कि फुटबॉल जैसी संरचना बनती है ना। ग्रेफाइट है, उसमें क्या है कि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु जो है 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं। हीरे में एक कार्बन परमाणु 4 अन्य के साथ जुड़े होते हैं और 3D स्ट्रक्चर जो है बनता है वहां पर। तो सब में कार्बन के परमाणु ही हैं, लेकिन वो अरेंज्ड अलग अलग तरीके से है, जिससे उनके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन सब में कार्बन के ही परमाणु हैं, तो उनके रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न संरचनात्मक रूप है, स्ट्रक्चरल जो फॉर्म है वो अलग अलग है, भौतिक गुणधर्म उनके अलग अलग हो जाएंगे, है ना। जैसे ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, लेकिन हीरा नहीं है ना। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि जो ग्रेफाइट है मुलायम है ना, हम उससे लिख पाते हैं। तो ये भौतिक गुणधर्म है, अलग अलग हो गए हैं, लेकिन जो रासायनिक गुणधर्म होगा, केमिकल रिएक्शन जो है उन सारे का एक जैसा ही होगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वे कार्बन के विभिन्न समस्थानिक नहीं है ना, ना ही समावयव है। क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। कुछ दिन पहले मैंने YouTube पे एक शॉर्ट डाला था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता के बारे में। वहां हम लोगों ने इन सारे को पढ़ा है। कोई भी 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, कोई भी 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती है। ये दोनों ही विशेषताएं जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पास है, तो भाई दोनों कथन सत्य है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 10 ओम है तथा उसमें 5 वोल्ट का विभवांतर है, तो उसमें प्रवाहित धारा क्या होगी? धारा बराबर विभवांतर बटे में प्रतिरोध, विभवांतर 5, प्रतिरोध 10, तो ये 0.5 एम्पियर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जंतुओं में सुग्रहिता और अनुक्रियता मुख्यतः डैश द्वारा नियंत्रित होती है। सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्सिवनेस
हम अपने पर्यावरण को सेंस करते हैं, या कोई भी जीव पर्यावरण को सेंस करता है और उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। जैसे छुई मुई की पत्तियों को हम छूते हैं, टच को सेंस किया पत्तियों ने, फिर वो मुरझा के रिएक्ट कर ली ना। वो रिएक्ट कर ली मतलब यहाँ पर रिएक्शन नहीं है, रिएक्ट मतलब एक्ट करना, कुछ प्रतिक्रिया देना, है ना। केमिस्ट्री वाला रिएक्शन नहीं है रिएक्ट का मतलब यहाँ पर, है ना। आपके पैर में मान लो चींटी आकर के काट रही है तो आपको महसूस हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं, हटा लेते हैं पैर को। तो आपने महसूस किया चींटी का काटना, वही सेंसिटिविटी है। फिर आपने पैर को हटाया, वो आपका रिस्पॉन्स था। तो ये सब जो है कंट्रोल किया जाता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। आपके पैर से दिमाग तक का जो सिग्नल है, पैर में चींटी आकर के काटती है, फिर वो मैसेज आपके ब्रेन के पास गया या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, वो लेकर के कौन जाती है, न्यूरॉन्स जाती है। मान लो न्यूरॉन खराब हो गया, फिर आपके पैर में कुछ भी हो जाए, आपके दिमाग को, आपके स्पाइनल कॉर्ड को पता नहीं चलेगा। इसी को हम लोग पैरालिसिस बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक प्रेक्षण, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, द्रव्यों में कणों के अस्तित्व का सर्वाधिक प्रबल प्रमाण प्रदान करता है? ये 4 आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन है जो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस प्रोवाइड करता है कि मैटर यानी पदार्थ में कण होते हैं, पदार्थ जो है वो कणों से बने होते हैं। इन 4 में से कौन सबसे ज़्यादा ये प्रबल प्रमाण देता है कि जो पदार्थ है वो कणों से बने होते हैं? जल उबलने पर भाप उत्पन्न करता है, ये अपने आप में अवस्था में परिवर्तन को दिखा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। लवण ठंडे जल की तुलना में गर्म जल में तीव्रता से विलीन होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि जो गर्म जल है उसमें ये जो लवण है इनके कणों की गति जो है वो अधिक हो गई, तो ये भी नहीं होगा। बर्फ को गर्म करने पर वह पिघलकर जल बन जाती है, ये भी अवस्था में एक परिवर्तन को दिखा रहा है, तो यहाँ से भी कुछ हमें नहीं पता चल रहा है। स्याही की एक बूंद बिना विलोडन किए, बिना ऐसे मिलाए, है ना, आपने क्या किया, एक ग्लास लिया, उसमें पानी है और आपने स्याही की एक बूंद जो है आपने यहाँ पर गिरा दी और बिना हिलाए आप देखेंगे धीरे धीरे ये स्याही की बूंद जो है जल में समान रूप से प्रसारित हो जाती है, समान रूप से प्रसारित हो जाती है और पूरा का पूरा पानी जो है रंगीन हो जाएगा। पूरा का पूरा पानी अगर रंगीन हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्याही के कण हैं भाई वो पूरे के पूरे पानी में फैले हुए हैं। अब आपने एक बूंद डाला था, मान लो ये बूंद जो है वो यहाँ पर आकर के गिरी, फिर पूरा पानी रंगीन कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि इस एक बूंद में बहुत सारे कण थे जो पानी के अलग अलग यानी पूरे पानी में वो पहुंच गए, फैल गए। अगर अपने आप में मात्र ये एक ही ड्रॉप होता, है ना, एक बूंद मात्र होता, इसमें कोई कण नहीं होता, तो ये बूंद जो है वो जहां पे होता केवल पानी वहीं पर रंगीन होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पूरा पानी रंगीन हुआ, यानी इस बूंद के अंदर, इस एक बूंद में बहुत सारे कण थे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दिखाता है कि हाँ, स्याही की एक बूंद में बहुत सारे कण थे। एक गेंद को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाला जाता है, समय टी के बाद इसका वेग डैश हो जाता है। v बराबर u प्लस ए टी हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अगर आप किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो a के स्थान पर हम लोग माइनस जी लेते हैं। ठीक है, तो v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है? बिल्कुल गलत है, ध्वनि निर्वात में गति नहीं करती है ना, क्योंकि ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन ये साथ में क्या है, यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए होता है, ध्वनि भी अपने आप में यांत्रिक तरंग है, इसको माध्यम चाहिए। निर्वात मतलब कोई माध्यम नहीं है। ध्वनि वायु की अपेक्षा निर्वात में अधिक तेजी से गमन करती है, ध्वनि निर्वात में गति ही नहीं करती है। ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और यह अनुदैर्ध्य तरंग है। देखो, ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्वनि जो है ये अपने आप में यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है, और यह अनुदैर्ध्य तरंग भी है। वो इसलिए कि माध्यम के कण जिस दिशा में कंपन करते हैं, जो ध्वनि तरंग है उसके समानांतर चलती है या फिर उसी दिशा में चलती है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ होती है, गलत हो जाएगा। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ नहीं होती है, जो प्रकाश है वो अपने आप में अनुप्रस्थ तरंग है ना। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनमें माध्यम के कण जो है जिस दिशा में कंपन करते हैं उसके लंबवत, इसमें क्या है, उसके पैरेलल, इसमें क्या है, परपेंडिकुलर, लंबवत जो वेव है वो चलती है।
ऐसा लाइट में होता है ना, ऐसा लाइट में होता है, या फिर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें होता है, उन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता तो होती है, लेकिन ये अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विदेशज और स्थानीय मवेशी नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या है? जो कैटल्स होते हैं, गाय है, भैंस है, ये सब जो है, उनमें जो एग्जॉटिक ब्रीड होते हैं, यानी जो फॉरेन ब्रीड होते हैं, और जो हमारे लोकल ब्रीड होते हैं, स्थानीय जो होते हैं, उनके बीच में जो है संबंध क्रॉस करवाया जाता है, यानी उनके बीच प्रजनन करवाया जाता है ताकि उनके बच्चे हो, और उनमें ये जो विदेशी नस्ल है और जो देशी नस्ल है, दोनों के गुण हो। अब ये क्रॉस क्यों करवाया जाता है? क्योंकि भाई दोनों के गुण हो। कौन कौन से गुण चाहिए? जो विदेशी नस्ल की मवेशियाँ होती हैं वो दूध ज़्यादा देते हैं, और जो देशी नस्ल की मवेशियाँ होती हैं इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, जल्दी बीमार नहीं होते हैं। तो इन दोनों का क्रॉस करवाया गया ताकि जो बच्चे पैदा हो उनमें इन दोनों के गुणधर्म देखने को मिले, है ना, इन दोनों जनकों के गुणधर्म देखने को मिले। लंबे दुग्ध स्रवण, है ना, यानी ज़्यादा लंबा समय तक जो है ये दूध देते हैं, और रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ संयोजित करना। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ से आया, देसी नस्ल से आया, और ये लंबे दुग्ध स्रवण, लैक्टेशन पीरियड इसका ज़्यादा होता है, ये आया विदेशी नस्ल से। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा HIV मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के ट्रांसमिशन की रोकथाम के लिए, है ना, संचरण की रोकथाम के लिए सहायक सुरक्षित यौन संबंध विधि है? तो HIV के इन्फेक्शन को रोकना है तो यौन क्रिया के दौरान कंडोम का उपयोग करना, ये सुरक्षित यौन संबंध विधि है। सुइयों को सावधानी पूर्वक साझा करना, हमें सुई तो साझा करनी ही नहीं चाहिए, चाहे सावधानी पूर्वक ही सही। यौन संबंध के बाद एंटीबायोटिक्स लेना, है ना, एंटीबायोटिक्स लेना, एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया से बचाता है ना, ये जो HIV है इसके संक्रमण को जो है ये नहीं, इस पे ये काम नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक। नियमित रूप से मल्टीविटामिन लेना, मल्टीविटामिन जो है ये HIV के इन्फेक्शन को नहीं रोकेगा, है ना, इसका रोल अलग है, इसका रोल अलग है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को डैश कहा जाता है। देखो ये प्रिज्म है, यहाँ से आपतित किरण ऐसे जाती है, फिर एक बार इस वाले सतह पर अपवर्तित होती है, फिर यहाँ पर एक बार अपवर्तित होती है और ऐसे निकलती है, तो ये आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है ना, निर्गत किरण है। यहाँ देखिए ये जा ऐसे रही थी, है ना, ये प्रवेश ऐसे की है प्रिज्म में, लेकिन निकली ऐसे है, ठीक है। तो वास्तव में आपतित किरण की दिशा तो ये थी, लेकिन ये निकली ऐसे है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये जो आपतित किरण है ये इतने से जो है बेंड कर गई है, इतने एंगल से बेंड कर गई है, इतने एंगल से झुक गई है, इसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु की संरचना का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों से घिरा एक सघन नाभिक होता है। देखो नाभिक की बात तो थॉमसन साहब ने की ही नहीं, नाभिक की बात तो रदरफोर्ड ने काफी बाद में किया। न्यूट्रॉन की बात, न्यूट्रॉन की खोज उस समय हुई नहीं थी। इलेक्ट्रॉन एक केंद्रीय नाभिक के परितः निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। हाँ, ये रदरफोर्ड ने, सॉरी थॉमसन ने नहीं कहा था, ये नील्स बोर ने कहा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक केंद्रीय नाभिक के परितः निश्चित कक्षाओं में, है ना, या फिर विविक्त कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, ऐसा नील्स बोर ने कहा था, लेकिन नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हाँ, रदरफोर्ड ने कहा कि पूरा का पूरा जो परमाणु है वो धन आवेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है कि धंसे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि तरबूज में बीज धंसे होते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिप पैकेटों में, है ना, जो चिप पैकेट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस की क्या भूमिका होती है? जो चिप्स होते हैं उनमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं, फैट्स होते हैं या ऑयल होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनका टेस्ट भी खराब हो जाता है, वहाँ से स्मेल भी जो है खराब आता है,
और इस घटना को हम लोग बोलते हैं एडेंसिटी विकृत गंधिता। तो पैक करने से पहले वहां से ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर नाइट्रोजन को भर दिया जाता है ना। नाइट्रोजन को भर दिया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन को रोकता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल होता है नाइट्रोजन, है ना। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ऑक्सीडेशन को रोकता है ना। तो यह ऑक्सीकरण को रोकता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन की प्रक्रिया जो है ये होती है डिंबवाहिनी नलिका में, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और फिर जब भ्रूण बन जाता है तो गर्भाशय की भित्ति से आकर के वो चिपक जाता है ना। इसी फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय की भित्ति में आकर के जो है अंतर स्थापित हो जाता है भ्रूण निषेचन के बाद। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।